Hello students, welcome to Learn Junction. I got major request for topic mitosis and meiosis. So yes, this session is for that. So here you go. We'll start करने से पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज याद करने की कोशिश मत कीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. आपको अपने आप वो सारा कुछ याद हो जाएगा. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग कि क्या होता है, क्यों होता है. एवरीथिंग विल नो इन दिस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. ओके, सो माइटोसिस, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझने से पहले देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी शुड नो. लेट्स सी दोस. सेल साइकिल. सेल साइकिल मतलब सेल जो है जब भी बनता है ना, हर सेल का एक डेफिनेट एम ये है कि उसको रिप्रोड्यूस करना है, मतलब उसको डिवाइड होना है. ठीक है, तो सेल जब बन गया और बनने से डिवाइड होने के बीच का जो साइकिल है, उस बीच में सेल क्या करता है, ठीक है, क्या प्रिपरेशन करता है डिवाइड होने के पहले. तो ये सारी जो स्टेप्स हैं ये कवर होती है सेल साइकिल में. सेल का साइकिल, सेल के पैदा होने से लेकर जब वो डिवाइड कर रहा है उस बीच में क्या हो रहा है, वो जो सारे इवेंट्स हैं दे आर सेल साइकिल. सो ये स्टार्ट होती है, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं. G1S, G2M. ठीक है, G1 जो है ये है आपका ग्रोथ. जी से ग्रोथ, ये ग्रोथ की फेज है. अब सेल को डिवाइड होना है, रिप्रोड्यूस करना है, उसके पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेल ग्रो करे, है ना. एक सेल को 2 में बंटना है आगे जाके, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा. तो G1 वाला ये जो फेज है, यहाँ पे सेल क्या करता है, सेल ग्रो होता है. ओके, साइज में सेल ग्रो होता है. फिर आता है एस फेज. नाउ एस इज डीएनए सिंथेसिस. क्यों कर रहे हैं हम डीएनए सिंथेसिस? सेल के पास डीएनए है, लेकिन अभी हमने बात करी कि सेल को क्या करना है, डिवीजन करना है. तो सेल 1 से 2 कब बनेगा, जब वो डीएनए सिंथेसाइज करेगा. उसके पास अगर एक्स्ट्रा डीएनए होगा ही नहीं कॉपी बनाने के लिए, तो वो कहां से कॉपी बनाएगा. तो इस वाले फेज में व्हाट डज द सेल डू, सेल रेप्लिकेट्स इज डीएनए. ओके, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोलो या फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए बोलो, ये होता है आपका एस फेज में. जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच फेज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर्स, और in which phase the DNA duplicates, और या फिर in which phase the amount of DNA is doubled. कोई भी क्वेश्चन हो, इट इज S phase, S से सिंथेसिस. ठीक है, फिर है G2 फेज. अब से एक बार ग्रो हो गया, फिर उसने डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर लिया, अब ताकि वो और कॉपीज की बना सके, है ना, दे सके किसी को. द नेक्स्ट फेज इज G2. G2 में अगेन थोड़ी सी ग्रोथ होती है, कुछ प्रोटीन्स बनते हैं. क्यों बनते हैं, इन सब का काम कहाँ पे होगा, नेक्स्ट M फेज में. ठीक है, तो 4 फेज हो गए, G1S, G2M. G1 और G2 ग्रोथ फेज है, S जो है डीएनए के सिंथेसिस का फेज है, और M जो है वो माइटोटिक डिवीजन का फेज है. सो एक्चुअली जो सेल का डिवीजन है वो M है. ठीक है, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ये. अब ये G1S और G2, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं इंटरफेस. ठीक है, सो इंटरफेस, और उसके बाद आपका माइटोटिक फेज आता है. इंटरफेस में 3 है, G1S, G2. फिर आता है माइटोटिक डिवीजन, जिसको सेल डिवीजन बोलते हैं. इसको ही कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं. अब काइनेसिस, सॉरी, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, प्लस इसमें साइटोकाइनेसिस भी होता है. अभी देखेंगे हम आगे की स्लाइड्स में क्या साइटोकाइनेसिस है, क्या कैरियोकाइनेसिस है. बट अगर ये एक सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस है. आप सबको पता है न्यूक्लियस को कैरियन कहते हैं, है ना. यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, यूकैरियोट्स जिनका न्यूक्लियस एडवांस्ड है. तो यहाँ पे है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन. अब क्या होता है, ये सेल जब 2 में डिवाइड होगा ना, लास्ट में जाके 2 सेल बन जाएंगे, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी 2. तो इसके न्यूक्लियस को डिवाइड होना पड़ेगा, एक न्यूक्लियस को 2 बनना पड़ेगा ना, तभी तो 2 सेल्स के पास जाएगा, 2 सेल्स बनेंगे. तो कैरियोकाइनेसिस होता है. प्लस ये जो सेल है इसको भी 2 में डिवाइड होना पड़ेगा. साइटो मतलब सेल,
तो क्या होगा, सेल का डिवीजन भी होगा। तो इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों यहाँ पे होता है। सो माइटोसिस क्या है, क्यों होता है? अब हमने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है वो बहुत छोटा होता है, एंड धीरे 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 द किड ग्रोज, और फिर वो स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, बड़ा होगा, राइट? सो हाउ इज दिस साइज इंक्रीजिंग? कैन यू सी द ग्रोथ हैपनिंग हियर? ये साइज कैसे बढ़ रहा है? ये साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही हैं। और ये डिवीजन कैसे हो रहा है? ये डिवीजन हो रहा है माइटोसिस से। ठीक है, सो माइटोसिस वो डिवीजन है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। आप कभी गिर जाते हैं, आपको चोट लगती है, फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद उसके ऊपर वापस स्किन आ जाती है। कैसे? वहां पे माइटोसिस हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। हमने वाचाओस की थ्योरी में पढ़ा था, सेल थ्योरी में, कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो ये जो नए सेल्स का फॉर्मेशन है एग्जिस्टिंग सेल्स से, इसको कह रहे हैं हम माइटोसिस। ठीक है, और कब हो रहा है माइटोसिस? आपके बाल बाल कैसे आपके ग्रो होते जाते हैं, आप उसको ट्रिम करते हो, कैसे वो ग्रो होते जा रहे हैं अनलिमिटेड? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आपके बालों की लेंथ बढ़ती जा रही है। नेल्स को आप ट्रिम करते हैं, नेल्स में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, नेल्स का साइज बढ़ता जा रहा है, आप उसको ट्रिम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइटोसिस जो है इट इज हैपनिंग इन अवर बॉडी, है ना, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए माइटोसिस हमारी बॉडी में हो रहा है ना। स्टेजेस माइटोसिस की जो है, आप इसमें याद रखेंगे पीमैट। ठीक है, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हियर यू कैन सी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पीमैट से याद रखेंगे माइटोसिस की फेजेस को। अब क्या होता है इन फेजेस में, एक एक करके हम देखने वाले हैं आगे, बट फिर भी आप एक बार इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे एक शॉर्ट में समझ लीजिए। तो पहले क्या था, क्रोमोसोम था, है ना, और उसके बाद में समझ लीजिए ये क्रोमोसोम है सेल के पास में। अब ये क्रोमोसोम क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ, कहाँ पे, एस फेज में, डीएनए का सिंथेसिस हुआ है। तो अब जब प्रोफेज में आ रहा है सेल, तो उसके पास कैसे क्रोमोसोम्स है, ऐसे एक्स शेप के दिखते हुए। ठीक है, फाइन। अब आप देखेंगे आगे में कुछ स्टेप्स हो रहे हैं, एंड फाइनली वापस से जैसे वो शुरू हुआ था, मतलब इस तरीके से ऐसी फेज आ गई है, राइट? मतलब एक सेल ऐसे शुरू हुआ था, फिर इंटरफेज हुआ, मतलब सिंथेटिक फेज हुआ, वहां पर एस फेज में डुप्लीकेट हुआ, और फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और बाद में दो सेल्स डिवाइड हुए। तो ये सेल ए जो है, सेल बी और सी नाम के दो सिमिलर सेल्स बनाया, है ना। ये हो गया आपका क्या, माइटोसिस। एक सेल से, अब बीच के स्टेजेस अभी के लिए मत देखिए, फाइनल स्टेप देखिए। एक सेल से पूरे माइटोसिस के स्टेप्स के बाद क्या बन रहे, दो सिमिलर सेल्स। तो यही माइटोसिस है। इस स्लाइड से मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ 4 नाम याद रखिए, आगे हम स्टेप्स में सारे समझेंगे क्या हो रहा है। सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज, प्रो, ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। यहां पर क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। थोड़ा सा बैक जाएंगे अगर आप अपने नॉलेज में, तो एक बार ध्यान करिए कि सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन है, राइट? क्रोमैटिन एज थ्रेड्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अब इस थ्रेड को कैसे सेल डिवाइड करेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ब्रेकेज हो सकता है यहाँ पे क्रोमैटिन का, है ना, अनइक्वल डिवीजन हो सकता है, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। सो सेल क्या करता है, डिवीजन के सबसे पहले क्या करता है सेल, क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होता है, मतलब क्रोमैटिन पास पास आता है ना, क्रोमैटिन पहले पास पास आता है, कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद में क्रोमैटिन आगे की डिवीजन के प्रोसेस में जाता है। तो यहाँ पे जो अब आपको दिखेगा वो दिखेगा ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो चुका है ऑलरेडी इंटरफेज में। तो अगर 100 क्रोमैटिन थे समझ लीजिए, तो वो 200 बन चुके हैं, मतलब डुप्लीकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे
जो डुप्लीकेटेड है और जो ओरिजिनल है वो अटैच होके यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ऐसा समझ लीजिए जो ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम बना है और एक रेड वाला क्रोमोसोम बना है यहाँ पे, है ना। तो ये डुप्लीकेटेड है, इसमें से एक ओरिजिनल है और दूसरा क्या है उसका डुप्लीकेट है। ये ब्लू वाले का एक आर्म आपका ओरिजिनल होगा और दूसरा क्या है उसका डुप्लीकेटेड है, जो हुआ है इसके पहले। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन हो गया, मतलब पास पास आ गए हैं वो, सुलझाया गया है उसको पास पास लाके। धागे की रील को कैसे ऐसे उलझा के मैं दे दूं और दो लोगों को बोलूं अब इसको आपस में बांट लो, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट। वही अगर उसको प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाए तो यू कैन डू इट। तो वैसे ही यहाँ पे उसको क्या किया गया है, प्रॉपरली कंडेंस किया गया है। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, यू कैन सी ये जो न्यूक्लियोलस था इट हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो ब्रेक डाउन होने लगा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे टूटने लगी है। ये जो है सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है भाई, वाई इज इट ब्रेकिंग डाउन, क्यों जरूरत पड़ रही है इसको ब्रेक डाउन करने की? क्योंकि सेल को डिवाइड करना है। ये कमरे में ही बंद रहेगा एक, अगर ये सारा क्रोमोसोम, तो डिवाइड कैसे होगा? इसको कमरा तोड़ के, दीवार तोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, सारा सामान जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेज में दो चीजें हो रही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली तीन हो रही है, मैं तीसरा भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला तो जो आपका क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो गया है, मतलब सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोलस का ब्रेकडाउन है। ये न्यूक्लियोलस जो है ये भी धीरे धीरे ब्रेकडाउन होगा और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसअपियर हो जाएगी थोड़ी देर बाद में टूट के। ठीक है, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। अब माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है, माइटोसिस में बनने वाले स्पिंडल, मतलब माइटोसिस में बनने वाले स्पिंडल फाइबर्स, ये कैसे बनते हैं? एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में बनी इमेज में बहुत सारे आपको थ्रेड्स दिख रहे होंगे, ये सब क्या है, दे ऑल आर स्पिंडल फाइबर्स। आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, बनना शुरू हो रहे हैं वो। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। ये किससे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं सेंट्रियोल्स से। ठीक है, तो जो दो सेंट्रियोल्स हैं वो धीरे धीरे अब दूर एक दूसरे से मूव होना चालू कर रहे हैं, उनके स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू कर रहे हैं, हो रहे हैं। Why are these fibers being formed? As you can see in the image behind me, these fibers are holding the chromosomes. ठीक है, आपको स्टेजेस भले ही नहीं समझ रही हो अभी, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि वो उसको पकड़ के रखी है ना। पपेट डांस में कैसे थ्रेड से पकड़ के रखा जाता है और फिर जैसे जैसे थ्रेड मूव होते हैं वैसे वैसे पपेट्स मूव होते हैं। सिमिलरली क्रोमोसोम यहाँ पे पपेट्स हैं और ये थ्रेड जो है ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम को मूवमेंट में सेल में कहाँ जाना है, कैसे डिवाइड करना है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करने वाले हैं। सो गाइस, प्रोफेज में तीन इंपॉर्टेंट चीजें, पहला है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन जो कि बहुत जरूरी है, तभी ये सारा क्रोमोसोम बाहर जाएगा सेल से और डिवाइड होगा, मतलब सॉरी न्यूक्लियस से बाहर जाएगा एक वॉल से और सेल में जाके फिर डिवाइड होगा। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स, क्योंकि ये क्रोमोसोम इधर उधर फ्लोट थोड़ी ना करेंगे, उनको पकड़ के रखने के लिए भी कुछ चाहिए। सो दिस इज द प्रोफेज। देन वी गो टू मेटाफेज। Now what happens in metaphase? Metaphase में, okay, the picture is not visible here. Fine, no problem. अब ये सेल है, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, just a second. ओके, सो मेटाफेज में सबसे पहली चीज आप देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है क्या? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब गायब हो चुकी है। क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, मेटा में एम से मेटा, एम से मिडिल याद रखिए। सारे क्रोमोसोम्स कहाँ पे आ जाते हैं, मिडिल में आ जाते हैं, इक्वेटर में। अगर हम ग्लोब की बात करें, अर्थ की बात करें, तो इक्वेटर कैसे सेंटर में होता है, वैसे इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरफ, राइट, यहाँ पे जो इमेज दिख रही है मेरे राइट साइड में, दैट इज इन विच फेज, दैट इज मेटाफेज। सारे क्रोमोसोम्स लाइन से सेल के बीच में है ना। तो स्पिंडल फाइबर्स अब बन गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स ने उनको अच्छे से होल्ड करके रखा है।
क्रोमोसोम्स जो है वो अब कहाँ पे है, दे आर इन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये दोनों जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको डायग्राम देख के भी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी स्टेज है। जहां पे थोड़ी थोड़ी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही थी वहां पे था प्रोफेज, है ना, फाइबर्स बनना शुरू हो रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लगी थी और क्रोमोसोम कंडेंस्ड था। अब क्रोमोसोम तो यहाँ पे कंडेंस्ड है बट यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है एंड क्रोमोसोम्स आर इन इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन जो है ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेटाफेज का। ठीक है, तो मेटाफेज मिडिल, मिडिल वाला फेज है, इसमें सब मिडिल में आ जाते हैं क्रोमोसोम, कब सब कुछ है इसमें। ओके, फिर है एनाफेज। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। नाउ ये नया वर्ड आ गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स सी दिस। ये था एक क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम ने क्या किया एस फेज में, डुप्लीकेशन, याद है सबको, है ना। तो एक क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट हो गया, 2 बन गया, क्योंकि हमें 2 कॉपीज बनानी है लास्ट में। फिर हमने देखा प्रोफेज में ये कंडेंस हुआ और धीरे धीरे दूर दूर ट्रेवल करना चालू किया। मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये दोनों जो है ओरिजिनल क्रोमोसोम और डुप्लीकेटेड वाला क्रोमोसोम ये जॉइंड है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं हुए, है ना। दोनों बहनें, दोनों सिस्टर्स हैं ये, है ना। तो इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे इनको, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं और दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो इसमें 2 क्रोमोसोम है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। एक्चुअली मे बी आई शुड से लाइक दिस, है ना। तो ये हो गए, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये पूरा हो गया आपका यहाँ पे क्रोमोसोम है। तो अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती है, एनाफेज में सेपरेट होना चालू हो जाती हैं, ठीक है। पूरी हुई नहीं है, मतलब सब दूर दूर नहीं गई है, बट दे हैव स्टार्टेड सेपरेटिंग। मेरे लेफ्ट साइड में आपको जो इमेज दिख रही है वहां पे आप देखेंगे वो जो बीच में क्रोमोसोम पूरा अरेंज था अब वो अलग हो गया है एक दूसरे से। क्रोमोसोम्स हैव ब्रोकन एट द सेंट्रोमियर। ये जो पोर्शन है जहां पे ये दोनों जुड़े हुए हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो व्हाट इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इज द प्लेस वेयर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर जो है वहां पे क्रोमोसोम टूटता है सेंट्रोमियर से और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होके ऑपोजिट पोल्स में मूव होना शुरू होती हैं। और कैसे मूव होंगी, अगेन ये पपेट शो है पूरा। कौन कर रहा है ये, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ऊपर से थ्रेड खींच रहा है, एक सिस्टर क्रोमैटिड को पुल कर रहा है, स्पिंडल फाइबर नीचे से थ्रेड खींच रहा है, दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड को पुल कर रहा है। तो नाउ दे आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। अब देखते हैं क्या होता है। टीलोफेज हो गया भाई पूरा काम स्पिंडल फाइबर्स का, उन्होंने ला के खींच के सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेल के दोनों एंड्स में भेज दिया है। इसीलिए अब आप देखेंगे स्पिंडल फाइबर्स का क्योंकि काम खत्म हो गया है, अब वो धीरे धीरे क्या होंगे, आपको पूरे सेल में ऐसे नहीं दिख रहे हैं, धीरे धीरे वो अब डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव कंप्लीटली मूव्ड टू अपोजिट पोल्स, वो कंप्लीटली अपोजिट पोल्स में जा चुकी हैं। और दूसरी चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, अब वहां पे जा चुकी है तो पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। सेल में तो फ्री घूमते नहीं है डीएनए क्रोमोसोम्स, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस बनाने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस की दीवार चाहिए, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए। तो नया न्यूक्लियस बनना शुरू हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हैज स्टार्टेड नाउ। लेकिन अभी भी सेल का डिवीजन नहीं हुआ है ना। सेल अभी अभी आप देखेंगे साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस है दोनों सेल में, यहाँ पे सेल साइटोप्लाज्म जो है अभी ब्रेक नहीं हुआ है ना। तो सेल का डिवीजन अभी बचा है, मतलब सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आप एनिमल में देखेंगे एक फरो बनता है, फरो मतलब एक डीप क्लीवेज बनता है और धीरे धीरे वो गहरा होता जाता है, मतलब ये सेल एक ओवल जैसा है, ठीक है। धीरे धीरे फरो बना और ये 2 सेल्स बन गए और ये अलग हो गया, ये एनिमल सेल में होता है। बट प्लांट सेल्स अलग होते हैं। प्लांट सेल्स में एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का, और वो सेल प्लेट धीरे 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 बड़ी होती है एंड सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है, जैसे साइटोकाइनेसिस में। बाकी इधर के प्रोसेसेस सब सिमिलर रहते हैं। सो दिस इज माइटोसिस स्टूडेंट्स।
माइटोसिस की समरी एक बार देख लेते हैं। अब आप आराम से डिफाइन कर पाएंगे माइटोसिस को कि सेल डिवीजन है माइटोसिस एक, जिसमें क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बनती है और ये दोनों डॉटर सेल्स में क्या होता है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर मैंने शुरू ऐसे किया था, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इफ आई ड्रॉ सेल हियर, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे शुरू किया है ऐसा, तो एट द एंड आई विल हैव 2 सिमिलर सेल्स। आपको इसमें भी वैसे ही क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। जैसे हमें मालूम है, हमें हमारे में ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, या फिर आई कैन ऑल्सो से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हर एक सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं और हमारा हर एक सेल जब भी डिवाइड कर रहा है तो रिजल्टिंग डॉटर सेल में भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होंगे। ओके, नाउ क्योंकि हमारे पास डिप्लॉयड होते 23 पेयर्स हैं हमारे पास, सो वी कॉल इट 2n, क्योंकि हम डिप्लॉयड है, हमारे ये जो सेल्स हैं वो सारे डिप्लॉयड, मतलब वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो 2n है अगर मदर में, तो सेम 2n डॉटर्स में भी है। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिवीजन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, एकदम इक्वल दिख रहे हैं दोनों सेल्स, ठीक है। जितने नंबर पेरेंट में थे उतने ही नंबर डॉटर सेल्स में है, सो इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ओके, अब एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी है। ये आपको साइकिल तो समझ गया होगा। यहाँ पे ये जो हमने देखा ना, इंटरफेज होता है ये, ठीक है, और फिर M जो है, इसमें हमने 2 चीज देख ली अभी, एक कैरियोकाइनेसिस होता है और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब मेन जो आपका माइटोसिस का डिवीजन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पूरा पीमैट जो है आपका, वो माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस है। और लास्ट का एक स्टेप जो साइटोकाइनेसिस है, सेल का डिवीजन है, ठीक है। तो इंटरफेज में अगर आप हम देखें, आप यहाँ पे देखो, आपका सेल जो साइकिल है इसमें इंटरफेस कितना बड़ा है ना, और एक्चुअल जो माइटोटिक फेज है जहां डिवीजन हो रहा है वो कितना छोटा है। ये ब्लू वाला स्पेस कितना कम रेशियो है एज कंपेयर टू द इंटरफेस। बाकी ये पूरा क्या है, दिस इज ऑल, सॉरी, दिस इज ऑल इंटरफेस। सो इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, इंटरफेज में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो जीवन के बाद में G0 में चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं। ओके, ये इनएक्टिव स्टेज है। यहाँ पे सेल्स कुछ नहीं करते, बस इसमें रह जाते हैं। अब ये काम किसको पड़ेगा, हम देखें जरा, ठीक है। नॉर्मली तो क्या होता है, ये सेल है, इसने पूरा माइटोसिस किया, 2 सेल्स बने। अब ये दोनों सेल क्या करेंगे, ये भी वापस क्या करेगा, इंटरफेज में चला जाएगा। हर एक सेल का काम डिवीजन ही है ना, तो अब ये इंटरफेज में जाएगा, फिर इसका भी माइटोसिस होगा और फिर इससे भी 2 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। वैसे ही ये भी इंटरफेज में जाएगा, इसका माइटोसिस होगा, इससे भी 2 सेल्स बन जाएंगे, फिर ये सेल्स भी वही करेंगे। इस तरीके से सेल की ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी में हमारी ग्रोथ होगी। अब मैंने क्या बोला, कुछ जो सेल्स होते हैं वो G1 के बाद में आगे नहीं जाते, मतलब एक लेवल तक जाते हैं, वो डिवाइड करते हैं, बट वो हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं डिवाइड करते रहते, वो G0 में चले जाते हैं एक बार मैच्योरिटी उनकी हो गई। फिर एग्जाम्पल, आपके हार्ट के सेल्स, आपके नर्व के सेल्स, ये लाइफ लॉन्ग डिवाइड नहीं करते हैं। आपके हार्ट के सेल्स डिवाइड करेंगे, जितना बड़ा आपके हार्ट को एक फाइनल साइज का होना है, मैच्योर होना है, उतना हो जाएगा, उसके बाद कोई डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि हार्ट के सारे सेल्स G0 में जाके सो जाते हैं। सिमिलरली आपके नर्व के सेल्स भी है, वो करेंगे डिवीजन एक लेवल तक, जब तक के उनकी ग्रोथ उनकी होनी बची है। जैसे ही वो मैच्योर हुए, उसके बाद दे गो टू G0। ओके, सो G0 भी एक स्टेज होती है जो इनएक्टिव स्टेज होती है, जो जिसमें जो है सेल जो है, इट इज स्लीपिंग स्टेज, यू कैन से, सेल्स उसमें परमानेंटली चले जाते हैं, वो फिर G2M ये सब नहीं करते हैं। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट माइटोसिस। I will take another session on meiosis or meiosis, जो भी आप उसको बोले। And yeah, till then, bye bye, take care, like, comment, subscribe, and yes, keep the suggestions coming. Thank you so much. Bye bye.